वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री का जो शुरू का क्लास है, फर्स्ट क्लास, वो हमने शुरू किया था। उस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात कर चुके हैं और उसमें लास्ट में मैंने बताया था कुछ कॉन्सेप्ट और ये भी बताया था कि उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, लेके आए हैं हम लोग नया वीडियो। इसमें हम लोग उसी जो छूटा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अभी वाले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग बात करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पर। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बात किया था कि बहुभुज के बारे में, पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो रेगुलर पॉलीगन में जैसे कि कोई भी पॉलीगन हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, ऑक्टागोन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रेगुलर पॉलीगन जिसका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड्स और सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे कि सभी कोणों का योगफल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब देखिए, इस बेस पे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैसे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है। एक समबाहुभुज है जिसके आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा वो, या वह किस प्रकार का मतलब बहुभुज है। तो जनरली भुजाओं की संख्या कितनी है, तो सभी कोणों का योगफल जो है, फॉर्मूला ये है हमारा, और बोल रहा है कि सभी कोणों का योगफल यहाँ 1440 है। तो बताइए कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो 18 से 144 कटेगा 8 टाइम, ठीक है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता है एक लाइन का क्वेश्चन है। ये -2 अगर राइट साइड में जाएगा तो n बराबर 10, यानी कि 10। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग और दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, अलग क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब यदि भुजाओं की संख्या 8 है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि यदि भुजाओं की संख्या 8 है तो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कह रहा है। देखिए, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। प्रत्येक आंतरिक कोण की माप करने के लिए हमें दो मेथड है यहाँ पर। जो इजी मेथड है उस मेथड से जाने हैं। एक मेथड क्या है कि सभी एंगल का सम निकाल दीजिए और बाई में 8 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। भुजाओं की संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह होता है 45। आ रहे समझ में? 9 चौका 36, हाँ 45। तो भुजाओं की संख्या से हमने डिवाइड कर दिया तो बाह्य कोण निकल जाएगा 45 डिग्री। जैसे ही बाह्य कोण निकल गया, 180 में से माइनस कर दीजिए, अंतः कोण निकल जाएगा। 180 में से हमने 45 माइनस किया तो 135 डिग्री। तो आंतरिक कोण हो गया यहाँ पर 135 डिग्री। और यही तो पूछा जा रहा था कि वन इंटीरियर एंगल क्या होगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, तो फॉर्मूला पे डाल देना है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री वाले पर। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा ना, उसी हिसाब से हम लोगों को अप्रोच करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें बोल रहा है कि भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो तरह का पॉलीगन है, दो तरह का पॉलीगन है। जैसे मान लीजिए कि एक का ऐसे फिगर बना देते हैं पॉलीगन का, एक ऐसे, मतलब कि पॉलीगन तो बहुत सारा होता है। पॉलीगन में ऐसे 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 बनाए, तो उसका मैं ये वाला फिगर बना रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन का, ठीक है। वो इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा है। ये हो गया बाह्य कोण और ये हो गया आंतरिक कोण। आ रहा समझ में? क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? तो अब कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो तरह का पॉलीगन है जिसमें भुजाओं का अनुपात है 5:4, ठीक है। भुजाओं का अनुपात क्या है? 5:4। और बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण का जो अंतर है वह है 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है कि अगर दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उसके आंतरिक कोणों का अंतर, आंतरिक कोणों का अंतर का मतलब क्या बोल रहा है कि इसका और इसका दोनों का अंतर अगर 6 डिग्री है, अगर आंतरिक कोणों का अंतर अगर 6 डिग्री है, 6 डिग्री है, देन भुजाओं की संख्या पूछा रहा है। अरे समझ में? इसमें क्या पूछ रहा है
कि भुजाओं की संख्या टोटल कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है। अगर मान लेते हैं कि अगर यह कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 160 डिग्री है, ठीक है, 160 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 20 डिग्री होगा, बाह्य कोण जो होगा वो 20 डिग्री होगा, 180 में से माइनस कर देना है। 6 डिग्री का अंतर बता रहा है, तो 6 डिग्री का अंतर बता रहा है, तो मान लीजिए कि यह 156 है, 154 डिग्री है, 160 था तो 154, 6 डिग्री का अंतर है ना। अब अगर 154 को 180 में से माइनस कर लेते हैं तो ये कितना होता है, 26 डिग्री। आ रहा है समझ में। तो अब एक लॉजिक समझिए यहाँ कि अगर आंतरिक कोणों का अंतर अगर 6 है तो बाह्य कोणों का अंतर भी 6 होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया आंतरिक कोण का अंतर, लेकिन हमें लेना क्या है, बाह्य कोण का अंतर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग कि भुजाओं का अनुपात है, इसको 5n और 4n के रूप में मान लेते हैं। क्लियर। पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, दोनों के लिए हम पहले बाह्य एंगल निकालेंगे। तो जो पहला 4n वाला है इसका बाह्य एंगल निकालेंगे 360 डिग्री बाई 4n। आ रहा है समझ में। अगर इससे डिवाइड करें तो यह होता है 90, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 90 बाई n। कोई डाउट। इसी तरह से आप 5n वाले का निकालते हैं, तो 360 डिग्री बाई 5n, अगर इससे काट लें तो यह होता है 72, यानी 72 बाई n। आ रहा है समझ में। अब एक बाह्य कोण ये है, एक बाह्य कोण ये है, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जामिनेशन में तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है। जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं वो बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो अब 90 में से 72 माइनस हो गया तो कितना होगा, 18 बाई n, यही तो अंतर है 6 डिग्री जो बोला गया था कि अंतः कोणों का अंतर 6 है, तो इसका मतलब बाह्य कोणों का अंतर भी 6 डिग्री होगा। तो बाह्य कोण एक 90 बाई n और एक 72 बाई n, दोनों के नीचे में बाई में n है, तो 90 में से 72 माइनस किया तो 18। अब इसे हम काट लेंगे 3 से, तो n का वैल्यू होगा 3। तो ये बहुत आसान है, n का वैल्यू कितना आया, 3। अब पूछ रहा है भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या जो भी था n के रूप में, तो आप क्या करेंगे अब यहाँ पर कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 3 यानी कि 15, और ये होगा 4 गुना 3 यानी कि 12, यानी कि एक भुजा हो जाएगी, एक पॉलीगन की भुजाओं की संख्या 15 और दूसरे पॉलीगन की भुजाओं की संख्या हो जाएगी 12। बहुत ही आसान है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बोला गया कि भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, आंतरिक अंतःकोणों का योगफल यानी कि एक आंतरिक अंतःकोणों का योग मतलब अंतर 6 डिग्री है, तो हमें निकाल लेना है कि बाह्य का अंतर 6 डिग्री है, ये समझ लेना है, कॉन्सेप्ट यही है, बस बन जाएगा क्वेश्चन। तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, भुजा की संख्या 5n और 4n मानेंगे, डिवाइड किया तो एक का 90 बाई n, दूसरा का हो जाएगा 72 बाई n, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18 बाई n इज इक्वल टू 6, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 6 डिग्री का है। हमने कैलकुलेशन किया तो n का वैल्यू निकला 3, यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे तो 5 × 15 और 4 × 12, यानी एक पॉलीगन की भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15 और दूसरी की हो जाएगी यहाँ पर 12। आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब कह रहा है कि दो तरह के बहुभुज हैं, ठीक है, उनकी भुजाओं का अनुपात है 5:6, यानी साइड का जो रेशियो है यह है 5:6, ठीक है, बहुभुज है ये। तो हमें मान लेना है कि यह 5n होगा और इसका मान लेना है कि 6n होगा, ये पहले से समझ लेना है। इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि आंतरिक कोणों का जो अंतर था वही बाह्य कोणों का अंतर होता था, तो ये तो सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट था, आसानी से बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ बोला गया कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24 और 25 है। अब अनुपात पूछ रहा है, तो दो आंतरिक कोणों का जो अनुपात होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो बाहर का भी अनुपात होगा। अगर ऐसा आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ये अंतर वाले में सिर्फ चलेगा या एक तरह से सम वाले के सेंस में चलेगा, लेकिन यहाँ पर काम रेशियो का है इसलिए नहीं चलेगा। तो अब आंतरिक कोणों का योग मतलब अंतर जो है, मतलब एक आंतरिक कोण का जो रेशियो है, यहाँ पर रेशियो है 24:25 है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का रेशियो, इंटीरियर एंगल का रेशियो है 24:25। तो अब पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या अब कितनी है ये हमें पूछ रहा है, क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। इसमें सबसे पहले एक आंतरिक कोण निकालेंगे। हमें पता है कि फॉर्मूला के हिसाब से 5n - 2 × 180 डिग्री अगर करते हैं
तो यह 5n वाला साइड है उसके सभी कोणों का योगफल होगा, लेकिन हमें एक कोण की जरूरत है इसलिए हम लोग 5n से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद 6n वाले में चलते हैं, तो 6n - 2 मल्टीप्लाई अगर 180 डिग्री करते हैं तो सभी कोणों का योगफल होता है। अगर एक कोण की बात करें तो हमें 6n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले वाले 5n वाला जो पॉलीगन है उसका एक कोण का माप ये हुआ और 6n वाले का एक कोण का माप ये हुआ। इसी दोनों का अनुपात क्वेश्चन के हिसाब से 24/25, अनुपात को हम लोग 24/25 ऐसे भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। 180 से पहले 180 को कैंसिल करेंगे, बाई में n है तो ये भी n कटेगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5n - 2, ठीक है। और ये 6 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और बाई में लिख लेते हैं 6n - 2 मल्टीप्लाई ये 5 नीचे। यहीं पर बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। किस तरह से आसान होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसे है। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24, ये 4 से कटेगा, 5 25 से 5 से कटेगा, ठीक है। ये 5 से कट गया। अब चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 5 से अगर 5n मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो यह हो गया 25n माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बराबर, अब 4 को 6n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24n और माइनस हो जाएगा 4 दूना 8, यानी यहाँ पर -8। अब देखिए 24n 25n में से माइनस होगा तो यह बचता है n, और जब 10 राइट साइड में जाता है तो ये बचता है 2, क्योंकि 10 में से 8 माइनस होता है। बस आप देखिए कितने स्टेप में क्वेश्चन बना, ये तो लिखना ही है, एक स्टेप 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में तो क्लियर हो गया, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो n जैसे ही 2 आता है तो अब भुजाओं की संख्या कितनी होगा बताइए। n का वैल्यू यहाँ पर अगर 2 रखें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इसके यहाँ 2 रखें तो 6 दूना 12, तो भुजाओं की संख्या 10 और 12 हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हो सकता है, अब क्वेश्चन से आजकल क्या होता है, रिसर्च हो रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन में अब क्या बोल दिया होता कि अगर नंबर ऑफ साइड्स बोलने के अलावे अगर यह कह दिया होता, क्योंकि यह रेशियो में बात कर रहा था सारा, अगर यह क्वेश्चन ये होता कि 2 साइड्स यानी 2 पॉलीगन के 2 साइड का रेशियो 5:6 है और प्रत्येक के अंतः कोणों का अनुपात अगर 24:25 है, तो बताइए दोनों में डायगोनल्स मतलब कि विकर्णों की संख्या का अनुपात क्या है। अगर ये कहना होता तो क्या करते हम लोग, सबसे पहले क्या करना पड़ता इसमें कि हमें साइड तो निकालना ही होता। साइड निकालने के लिए बोला तो ये तो क्वेश्चन बन ही गया, लेकिन अब अगर डायगोनल्स की संख्या का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था। जो लोग अगर डायगोनल्स के नाम पे अगर ये वीडियो नहीं समझ पा रहे होंगे कि डायगोनल्स कहाँ से आ गया, तो पहले वाले वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने चर्चा किया है, तो उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए डायगोनल्स की संख्या का सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि फॉर्मूला होता है n × n-3/2, जहाँ n नंबर ऑफ साइड्स है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो यह 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7/2। इसी तरह से यह हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9/2। दोनों का 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब यहाँ कटने वाला कुछ नहीं है, मतलब 7 × 5 = 35 और अनुपात 9 × 6 = 54, मतलब डायगोनल्स की संख्या का अनुपात हो गया 35:54। तो अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इनकी भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आसानी से 10 और 12 निकल जा रहा था। लेकिन अब अगला स्टेप जो मतलब कंपटीशन में चल रहा है, तो अब आपको डायगोनल भी पूछ लेगा, यानी एक ही क्वेश्चन में आपका डायगोनल का भी टेस्ट हो गया और उसके सम का भी टेस्ट हो गया, रेशियो का भी टेस्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका लगभग 4-5 क्वेश्चन या 4-5 कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट जैसे ये स्ट्रेट लाइन या पॉलीगन पर हम लोगों ने बात कर लिया अभी तक। अब ट्रायंगल पे हम लोग चलते हैं। ट्रायंगल भी बहुत प्रकार का होता है।
लेकिन पहले ट्रायंगल बेसिक में ये समझेंगे कि ट्रायंगल कौन सा बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझिए पहले। अगर ABC कोई ट्रायंगल है, ABC अगर कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल के सेंस होने के सेंस में ये ट्रायंगल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ये इसका एक तरह से हम लोग लॉजिक कैसे लगाएंगे, समझिए यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर यह साइड, यह साइड, यह साइड, तीनों साइड है। सबसे पहले ये समझेंगे कि मान लेते हैं कि एंगल ए जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये एंगल ए का सेंस है, या मान लीजिए इसे छोटा मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाए, कंफ्यूजन ना हो साइन के सेंस में। एंगल ए बड़ा है, किससे बड़ा है? एंगल बी से, और एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, ठीक है। तो एंगल ए बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड हो जाएगी BC। इसका मतलब ये हो गया कि BC साइड बड़ा हो जाएगा किससे? एंगल बी वाले जो सामने वाला जो साइड है यानी AC से, यानी यह AC से बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से एंगल C लास्ट में है, तो एंगल C का वैल्यू हो जाएगा उसके सामने वाला साइड AB, यानी यह AB। ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसका यूज आ जाएगा, एडवांस मैथमेटिक्स में इसका यूज आता है, इसलिए इसे ध्यान देना है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा, और जो एंगल छोटा होगा उसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे समझ गए, अगर यही साइन ऐसे ऐसे करके रहता तो ये साइन ऐसे ऐसे बदल गया होता। क्लियर? जिस तरह से ऊपर का साइन है उसी तरह से नीचे का साइन हमें चेंज करना है। अब रही बात की कॉन्सेप्ट ट्रायंगल वाले, चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, ये बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल में हमें पता है कि दो मतलब साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती है। क्लियर? या इसमें ऐसे समझिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर मान के चलिए, अब वो कॉन्सेप्ट भूल जाइए जो एंगल मतलब यहाँ पर बड़ा या छोटा वाला बताया था, वो कुछ देर के लिए आप हटा दीजिए। अब हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि AB ग्रेटर देन BC ग्रेटर देन CA, ऐसे है। मतलब हमें पता है कि सबसे बड़ी साइड जो है वो AB है और सबसे छोटी साइड CA है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी दो साइड को अगर प्लस किया जाए तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी ही होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि दोनों छोटी साइड को पहले प्लस कर ले, और तब देखें वो बड़ी साइड के अगर बराबर हो, मतलब बड़ा हो जाता है तो वह ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे अगर हम BC प्लस CA कर ले तो ऑलवेज ग्रेटर देन ये हो जाएगा AB। आ रहा समझ में? यानी अगर दो स्मॉलर साइड को अगर प्लस करें तो ग्रेटेस्ट साइड से बड़ा होगा ही होगा, तभी यह ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन क्या होगा? ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर मैं साइन बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल बनेगा। अगर दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन अगर मान लीजिए कि ये बराबर हो गया, या इसको CA ही लिख देते हैं जब CA की चर्चा कर रहे हैं, अगर यह बराबर हो गया तब क्या होगा? देन ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा एंड ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सभी पॉइंट संरेख होंगे, यानी एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, मतलब तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो ट्रायंगल नहीं बनने वाला सिचुएशन में क्या आया यहाँ पर? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल नहीं बनने वाला सिचुएशन में ये आ जाएगा। क्लियर? तीसरा कंडीशन है कि अगर BC प्लस CA लेस देन AB हो जाए तब तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अगर छोटा हो जाए तब तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है? दूसरे वाले कंडीशन में क्या था कि ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, लेकिन एक कंडीशन ये हो जाएगा कि तीनों लाइन, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, और पहले वाला में ट्रायंगल बनेगा। आ रहा समझ में? अब कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर मान ले सबसे छोटी वाली साइड, देखिए इसी कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट निकल रहा है, ध्यान देंगे तो पहला वाले कॉन्सेप्ट से सबसे छोटी साइड कौन सी है? CA। तो CA वाले को अलग कर लीजिए, ठीक है। BC को हम इस साइड में ले आते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि CA इज ग्रेटर देन AB माइनस BC। देखिए इसी से एक नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। पहले हमने छोटा दोनों साइड को प्लस किया तो वह ग्रेटेस्ट साइड से बड़ा हो रहा था, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर दो बड़ा साइड है, मतलब दो ग्रेटर साइड है, अगर उन दोनों का डिफरेंस निकालें
तो ये हमेशा छोटा होगा स्मॉलर साइड से या स्मॉलेस्ट साइड से। आ रहा समझ में? तो ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट है। तो दोनों तरह से, दोनों में से किसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आसानी से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए उस पर भी हम लोग आपस में डिस्कस कर लें कैसे ये बनाएंगे क्वेश्चंस। तो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ज्योमेट्री का एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ज्योमेट्री आसान है, और ज्योमेट्री समझ में आ रहा है मतलब मेंसुरेशन भी आसान है, उसके बाद मेंसुरेशन भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने मेंसुरेशन से पहले ज्योमेट्री पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर मतलब कुछ लाइन दे रहा हूँ मैं, जैसे दे रहा हूँ कि 2 3 5 7 ये रेखाओं की लंबाई है, मतलब स्ट्रेट लाइन की लंबाई है। अब मैं ये पूछता हूं कि अगर ये सभी लाइन है तो इन सभी लाइन का यूज करते हुए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर यह भुजाओं की मतलब लंबाई है, जैसे अगर मान लीजिए ए बी बी करके ए बी बी सी सी ऐसे करके कोई 3 साइड लेकर के ही तो ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसमें अगर 4 भुजा है तो इन चारों भुजाओं को यूज करके कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले 3 साइड को एक साथ करते हैं कि अगर 2 3 5 एक साथ आ जाए, उसके बाद अगर 2 3 7 एक साथ आ जाए, इसके बाद 3 5 7 एक साथ आ जाए, और एक बाद 2 5 7 एक साथ आ जाए। आ रहा समझ में? तो देखने से तो लग रहा है कि 4 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 4 साइड में से कोई 3 साइड लेकर के ही ट्रायंगल बनाने हैं। तो दिखने से तो लग रहा है 4 साइड, लेकिन अब यहां हम चेक करेंगे कि क्या वाकई 4 साइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने बताया था अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में कि पहले 2 स्मॉलर साइड को हम लेंगे। स्मॉलर साइड मतलब 2 पहले छोटे साइड को प्लस करेंगे और ये देखेंगे कि तीसरे साइड से वो बड़ा है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहां से कि 3 + 2, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 2 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 5। मतलब कि दोनों छोटे साइड को हमने प्लस कर लिया तो यह तीसरे साइड के बराबर हो गया। इससे यह पता चलता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब त्रिभुज तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में बताया था। दूसरे पे आइए, ये वाला कॉन्सेप्ट पर कि 2 साइड को प्लस करना है, यानी कि 2 + 3 ये होता है 5। ये तीसरे साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अब क्या करना चाहिए, ये <7 हो गया तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तीसरे साइड जो कि 7 है इससे बड़ी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये वाला साइड पे आते हैं, तो अब यहाँ चेक करते हैं कि 3 + 5 ये मिल करके होता है 8, जबकि तीसरा साइड है 7 जो कि तीसरे साइड से यह बड़ी हो गई। इसका मतलब डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि 5 और 7, ठीक है, 2 और 5 है। 2 + 5 को अगर प्लस करें 7 जो कि तीसरे साइड के बराबर हो जाती है। तो जैसा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में वैसा ही नीचे वाले कॉन्सेप्ट में। तो क्या ऐसे सिचुएशन में ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो ऐसे में पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, समरेख हो जाएंगे। तो आपको दिखने से लग रहा था कि 4 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन सही मायने में 3 में तो ट्रायंगल बना ही नहीं, एक ही ट्रायंगल बनेंगे। तो इन सभी साइड्स को आपस में अगर हम यूज कर लें तो सिर्फ एक ट्रायंगल बनेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया है, लेकिन एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बैठा लें। ऐसा टाइप का तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन इसका एडवांस रूप भी है जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें आएगा ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अब कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल, अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म किया जाता है। जब ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है तो ट्रायंगल का भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। अब देखिए इसमें कोण के आधार पर भी, एंगल के आधार पर भी है और साइड के आधार पर भी है। तो सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। 3 साइड हो गए, 3 एंगल भी हो गए, और 3 इसका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष भी 3 होंगे। जैसे कि कोना जो हो गया यहाँ पर ABC, ये 3 होंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसके एंगल के आधार पे अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो कौन कौन सा ट्रायंगल होता है। एंगल के आधार पे एक्यूट,
जैसे बच्चे को क्यूट बोलते हैं, उसी तरह से एक्यूट, क्यूट वाला हो गया, छोटा वाला एंगल। तो इसको बोलते हैं कि 90 डिग्री से अगर सभी एंगल छोटा हो जाए, या मान लीजिए कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो सभी कोण यहाँ पर 90 डिग्री से अगर छोटे हो जाते हैं तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। आ रहा समझ में? अगला होता है कि अगर वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यानी कि किसी त्रिभुज का केवल एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, या इसे बोलेंगे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब जो होगा एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कैसे होगा? जिस त्रिभुज का वन एंगल, कोई सा भी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। एक ही एंगल होगा ही 90 डिग्री से बड़ा, दो एंगल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुल मिला के 180 डिग्री होना है। तो आ रहा समझ में कि एंगल के आधार पे अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। 90 डिग्री से छोटा हो गया तो न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर हो गया तो समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आ रहा समझ में? ये एंगल के आधार पे हुआ। अब उसके बाद अगर साइड के आधार पर, यानी कि उसकी भुजाओं की लंबाई के आधार पे अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? ध्यान देंगे कि यदि तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अगर ये तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु, यानी कि बाहु, यहाँ बाहुबली टाइप का है, समबाहु। ठीक है, तो बाहु मतलब क्या होता है कि समबाहु मतलब कि सभी भुजा बराबर हो जाए। क्लियर? अगर इसमें कोई दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है, यहाँ दो कंडीशन आया। भुजा के आधार पर क्या आया कि तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, मेंसुरेशन में भी अच्छे से इस पर क्वेश्चन आते हैं और ज्योमेट्री में भी आते हैं। दूसरा कंडीशन है कि दो कोई साइड अगर आपस में बराबर हो जाए, जैसे ए बी बराबर बी सी बट इज नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब तीसरा भुजा के बराबर ना हो, तो उसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल या विषम कोण त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई भुजा बराबर ना हो, जैसे ए बी बराबर ना ही हो बी सी के और ना ही बी सी बराबर हो सी ए के और ना ही ए बी बराबर हो सी ए के, मतलब तीनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे हो सकता है इसका माप मान लीजिए कि 2 3 और 4, 3 2 5, तीसरी भुजा से बड़ा। आ रहा समझ में? तो अगर इस टाइप का अगर कोई मतलब साइड हो जिसमें भुजाओं की लंबाई 2 3 और 4 हो, इस तरह से, यानी कि तीनों भुजाएं तीन लंबाई को, अलग अलग लंबाई को, तो सॉरी, इससे पहले जो है हम लोग बात कर रहे थे कि दो भुजा था, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से मैंने बोला यहाँ पर विषम बाहु, ये गलत है, विषम बाहु नहीं होगा, इसको विषम बाहु यहाँ पे हम लोग करेंगे, विषम बाहु। ये होगा समद्वि बाहु, मतलब कि दो भुजा बराबर, समद्वि बाहु, गलती से यहाँ लिखा गया था समद्वि बाहु। ठीक है, कोई दो भुजा अगर आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्वि बाहु बोलेंगे। यहाँ स्लिप ऑफ टंग था, इसलिए आप इसको मानेंगे कि जिस ट्रायंगल में तीनों साइड अगर आपस में इक्वल ना हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग विषम बाहु मानेंगे, यानी स्केलन ट्रायंगल। इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है, और जिसमें दो भुजा अगर आपस में बराबर हो जाती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, उसके समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे इसको। क्लियर? तो इस चीज को आप करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर कोण के आधार पे करें, 90 डिग्री से अगर छोटा हो गया तो एक्यूट यानी न्यून कोण त्रिभुज, 90 डिग्री के बराबर हुआ तो समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज जब 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा हो जाए।
साइड के आधार पे आ जाए तो तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब दो साइड बराबर हो, तीसरा साइड उसके बराबर न हो तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरे वाले में जब तीनों साइड अगर आपस में इक्वल ना हो, जैसे कि 2 3 4 यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज या एस्केलन ट्रायंगल के रूप में नाम दे देंगे। तो ठीक है, तो ये ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन था साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे। अब इसका भी यूज आगे वाले वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सब सेंटर्स की बात करेंगे और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।